Question number 300, CROCKET Company. For investment decision 1, calculate the NPV of project B and given the capital constraint, calculate the optimum investment combination and the resulting net present value. NPV of project B कैलकुलेट करना है, चलो कर लेते हैं। अच्छा, तो ये है CROCKET Company is a manufacturing company that has 3 investment decisions for the coming year. Investment decision 1, 6 investment projects are being considered with the following details: A, B, C, D, E, F. Project B is expected to generate the following cash flows. इसका अपने को NPV दिया नहीं है, सेल्स कॉस्ट एंड देन अपना ये नॉर्मल NPV की तरह है। उसके बाद अपने को बताना है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या सूटेबल होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। थ्री हंड्रेड पर्टिकुलर ईयर 0 से स्टार्ट करेंगे और हाउ मेनी ईयर्स, ईयर 4 हैं तो क्या कहते हैं 5 साल तक खींच लेता हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी। इसको कर दिया ड्रैग, येलो पेंट कर दिया मैंने इसको बोल्ड, लेट्स गो। तो ये हो गया हमारी सेल्स इनकम क्या कॉस्ट। प्रोजेक्ट बी कैश फ्लोज आर बिफोर अलाउिंग इन्फ्लेशन ऑफ 4% पर ईयर for sales income and 5% per year for costs. CROCKET has a nominal capital of 10%. इसका तो सीधा सीधा आसान से ही सम दिया है, तो ठीक है। अभी इधर फिर भी अभी आदत है तो वर्किंग नोट्स कर ही लेते हैं। अच्छा, तो मैं जरा अपने आप को ड्रैग करके नीचे ले लेता हूँ। या परफेक्ट। अभी इसको 625 sorry 725 765 885 देन आता है 612। इन्फ्लेशन अभी भी हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे कितने का, 4% ऑन सेल एंड 5% ऑन कॉस्ट ऑफ, तो 1.04। देन आती है वेरिएबल कॉस्ट, नहीं कॉस्ट ही है खाली। कॉस्ट इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड कॉस्ट फिर 82
अरे हाँ, कॉस्ट के लिए यहाँ पे 145 दिया गया है, 145, 168, 202 एंड 94 लिख दिया। नहीं कहता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू .826 .751 पूरी पूरी डिस्काउंटिंग यहाँ पे चार्ज कर देते हैं। 0.683 डिस्काउंटिंग चार्ज की 2000 तक की आ रही है। ये अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1500 का, तो यहाँ पे वो 1500 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस बार मैंने मिलियंस में किया, 100 से किए हैं। अभी इन लोगों ने ऐसे ही दिया तो मैंने मिलियंस में नहीं किया मैंने। मतलब तू बोला कि तूने थाउजेंड्स में ही किया ना? तो इन लोगों ने दिया है फिगर्स उसमें। अच्छा, मैंने जो फिगर्स किए उसमें ही ना? नहीं, हाँ, जो लोगों ने टेक्स्ट बुक में दिया ना वही। हाँ हाँ, वही वही, सेम सेम मैंने भी। एनपीवी एनपीवी आता है 560 का। लेट्स गो। अभी हमें एनपीवी 560 का मिल गया। हमारा ए पार्ट का पहला वाला पार्ट हो गया, जो सिर्फ 4 मार्क्स का था, बट ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमें करना है, गिवन द कैपिटल कंस्ट्रेंट कैलकुलेट द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन एंड द रिजल्टिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके। Due to management reluctance to raise new finance, capital for investment in the above projects is currently restricted to 5 million. Project A, B, D, F are independent and but all projects are, हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। तो वो करने से पहले ना, इधर अपन लोग एक क्या करते हैं, ये था ए का फर्स्ट पार्ट, ये है मेरे ए का सेकेंड पार्ट। अपन वो टेबल बना के रख देते हैं ना। प्रोजेक्ट्स इनिशियल आउटले। मुझे ये सब याद है, मैंने ये सब राहुल के साथ ही किया था, और राहुल से मैंने एक फॉर्मूला पूछा था। राहुल ने पूरा गलत बता दिया था, तो हमको सब वापस पूरा करना पड़ा था। इनिशियल पूरा आउट। नहीं, खाली वो पूरा वापस हाँ, तो करना उसका पड़ा था। बी पार्ट जो भी, तो वो पूरा ही है। तो रिकॉर्डिंग तो मेरी वेस्ट हो गई ना। बराबर। मेरे इतने सारे फैंस, चार 400 वाले हैं, इतने सारे मेरे वो फैंस। ज्यादा ही रहेगा। खुद को नहीं नहीं, उतने ही है। क्या बात उनकी उनका इतना लॉस हुआ रहेगा। मेरे 3 व्यूज कम कर दिए तूने। एनपीवी 390 पे आता है, यहाँ पे 560 जो मिला था, तो यहाँ पे 560 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। 325, 590, फिर आता है 840, फिर आता है 635। पी आई वुड बी
रैंकिंग। तो ये भी हो गया। अभी रैंकिंग भी होगी। प्रोजेक्ट ए बी डी एफ आर इंडिपेंडेंट बट प्रोजेक्ट सी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोजेक्ट जो सी और ई है ना, ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। इन दोनों की आपस में जमती नहीं। तो उसके चलते हमें बेस्ट, given the capital constraint, calculate the optimum investment combination resulting the net present value. में let us go by the trial and error method. If project C is selected, then पहले मैं रैंक किया है डी को, तो मैं डी को तो मैं सिलेक्ट करूंगा ही करूंगा। फिर सेकंड आया है ई, सॉरी एफ, सेकंड आया है एफ, थर्ड आया है ई। अब मैं ई को तो मैं कर नहीं सकता सिलेक्ट। मैं मुझे लिखा है कि प्रोजेक्ट सी सिलेक्टेड, बराबर है ना। तो क्या होगा, डी एफ, फिर सी को मैं सिलेक्ट करूंगा, सी, फिर आता है ए, फिर आता है बी। यहाँ पे ये सेम चीज जो है कॉपी एंड पेस्ट होगी। डी के लिए बेटा, पहली बात तो कैपिटल अवेलेबल, हमारे पास जो कैपिटल अवेलेबल है उसके लिए अपन देखेंगे वो कितना है। 5,000 है ना शायद यहाँ पे दिया गया था। हाँ, 5 मिलियन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000। यहाँ पे इनिशियल आउटले कितने का है, दिस माइनस दिस। अच्छा, प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल या डिविजिबल, are divisible and none can be delayed or repeated। हाँ, that's okay। तो डी के लिए 1125, एफ के लिए 1303, के बाद सी के लिए 750, ए के लिए 1000, फिर आता है लास्ट बी, इसके लिए होता है 8250। सबसे पहले तो 8250, तो 825 भी कंपाउंडिंग 590, 635 के लिए 750, इधर के लिए इतना, और फिर ये वाला। हाँ, नाउ फॉर दिस वन अभी हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, दिस इनटू, हमारे पास एक्चुअली सी कितना, बी का कितना था, 1500, तो दिस डिवाइड बाय डी विच इज 308। तो अब मेरा टोटल कितने का आता है, मुझे खाली वो देखना है।
which is 2248। मेरा सी का टोटल आ रहा है 22। इसमें मुझे सी सिलेक्ट करता हूँ, तो 2248। यही चीज मुझे एमपीवी कंपाउंडिंग करनी है यहाँ पे। डी एफ ई ए। अच्छा, ए में ही नेगेटिव में जा रहा है, ओके। 390 इंटू 725 इन अपॉन 1000 एनटीवी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो मेरा प्रोजेक्ट ई का ज्यादा आता है, सो देयरफॉर प्रोजेक्ट ई शुड बी सिलेक्टेड as the NPV of project NPV of the combi as the combination NPV the project is higher, project should be selected। ये रहा। तो 2348 2347.75 विच इज ओके। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट खाली ई का ही सॉल्व किया, प्रोजेक्ट सी का सॉल्व नहीं किया। देन उन्होंने अज्यूम करके गए कि हाँ ई बराबर आएगा, तो दैट्स हाउ दे सॉल्व इट। बट हमें दोनों करने हैं, ठीक है। ये हो गया थ्योरी के बराबर का। वेट करते हैं। तो थ्योरी पे आ जाते हैं अभी। फॉर इन्वेस्टमेंट decision to explain the approach Crockett Company should use to determine the optimum replacement cycle for the company car fleet. A number of Crockett employees have a company car. The entire company car fleet is due for renewal, and in the past, it has been replaced every 4 years. Management are not sure if this is the optimum growth or optimum length of time, and feel that other fleet replacement cycles, such as every 3 or 5 years, should be considered. तो अपने को बेसिकली इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालना चाहिए। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का बेस्ट है कि फॉर 3 years 4 years और 5 years इट एवरीथिंग इट ब्रिंग्स everything in one time scale, or brings all the costs in one time scale. For equivalent annual cost, we have to find the NPV, which is the net present value that has been incurred। और क्योंकि ये सारे हमारे कॉस्ट है, तो every net present value will be negative। तो हमें हर एक चीज की एनपीवी निकालनी है फॉर 3 years 4 years 5 years। उनकी रिस्पेक्टिव एनपीवी हमें उनके रिस्पेक्टिव एन्युटी फैक्टर से करनी है डिवाइड, एक डिस्काउंट फैक्टर लेके, एंड दैट विल गिव अस आवर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एंड ब्रिंग एवरीथिंग इन वन टाइम स्केल। Firstly, cash flows must be determined for each cycle under consideration 3, 4, and 5 years. These cash flows will include the initial outlay
of the car fleet, maintenance and running costs, and the residual value of the car at the end of the cycle. These cash flows will then require discounting at a suitable discount rate to determine the present value of each cycle. All of the present values will be negative as they represent the cost of running the company car fleet with no relevant income attributable. Given the continual replacement nature of the decision, a common timescale must be incorporated. To put it simply, while the present value of the 3-year cycle will appear the cheapest, it will be incurred more frequently than the 4-year or 5-year cycles going forward indefinitely. To allow for the difference in timescale, the present value of each cycle will need converting to an equivalent annual cost. The equivalent annual cost will represent the annual cash flows, which when discounted gives the same present value as the actual cash flows themselves. The equivalent annual cost would be calculated by taking each cycle's present value and dividing by the annuity factor for cycle length. For example, the 3-year present value will need to be divided by the 3-year annuity factor. Once the EAC has been calculated for each cycle, the lowest figure, that is the cheapest, will indicate the optimum replacement cycle for the fleet. Now, ये मैं नहीं बोला कि the cheapest cycle should then be selected. By comparing the EAC for each cycle, a common time scale 1 year will be considered, making the figures comparable. सही है? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का पूरा फंडा है. लास्ट में in relation to investment decision 3, describe 2 approaches for dealing with inflation and provide a reasoned recommendation as to which approach Crockett's management should follow. पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? चल ठीक है. The management of Crockett Company are considering the financial viability of another project, but as yet no detailed financial information is available to perform an NPV appraisal. One of the reasons for this is that the various cash flows will be subject to number of different rates of inflation that are very uncertain at present. For example, the selling price inflation may be no more than 2% per year, whereas the material cost inflation would be anything from 4% to 6% per year. The general rate inflation is expected to differ from both of these. Management are not sure whether the appraisal should be performed by simply ignoring the inflation altogether. The 5% capital constant outline investment decision applies to investment. हाँ, ये तो वाली अपने वैसे नोट दिया है, वो ठीक है. इन्फ्लेशन का डील कैसे करना चाहिए, उन्होंने खाली वो पूछा है. पहली बात तो जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है वो इंडिविजुअल पे चार्ज कर देनी चाहिए, जैसे सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट को. देन हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे आ जाना चाहिए. देन उसमें से टैक्स माइनस करना, टैक्स अलाउएबल डेप ऐड करना, स्क्रैप वैल्यू ऐड करना या फिर रेसिडुअल वैल्यू ऐड करना. फिर अपने को आएगा कैश फ्लो. तो उस कैश फ्लो पे अपन डिस्काउंटिंग चार्ज कर सकते हैं विद द नेट प्रेजेंट वैल्यू. अगर हमें रियल रेट दिया गया, सॉरी एट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे हम डिस्काउंटिंग चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रियल रेट दिया गया तो हमें उसमें हमारी जनरल इन्फ्लेशन भी ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है. सो दिस इज द एंटायर सम. लेकिन इसको 6 मार्क्स के बनाने के लिए इसको और थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन में पढ़ना पड़ेगा. अब आपको बताना पड़ेगा. शायद हम एनपीवी से स्टार्ट करें. हाँ, ये देखो नॉमिनल टर्म्स अप्रोच एंड रियल टर्म्स अप्रोच में यहाँ पे मतलब बताया गया है. When appraising an investment, the treatment of inflation needs to be considered. It will affect both cash flows and the required rate of return used as the discount rate. Real terms and the nominal terms approach to investment appraisal differ in the way that the effects of the inflation are incorporated into the appraisal calculation. Nominal terms approach. With the nominal term approach, also known as the money method, both the cash flows and the discount rate incorporate the effects of inflation. The cost of capital would also
need to include the effects of general inflation on the investor's required rate of return. This means that Crockett Company will need to apply the specific rates of inflation to sales, material cost, and other cash flows, and ensure that the cash flows in the appraisal incorporate these. The uncertainty surrounding the rates of inflation that Crockett Company faces with these projects will certainly make an appraisal in nominal terms more difficult to prepare with an accuracy, and this should be considered when reviewing the results. But the real terms approach should exclude the effects of general inflation. Therefore, the nominal cash flows incorporating the effects of specific rates would be deflated by the general rate inflation to give real terms cash flows. The discount rate will also exclude the effects of inflation. Consequently, the real discount rate would be used, which represents the investor's base level of return for the risk before inflation is taken into account. Okay, सही है, ये हो गया.